हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूं आरटीई 2009। ठीक है, वैसे तो आपने ये टॉपिक काफ़ी बार पढ़ा होगा अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो यूज़फुल रहेगा, पूरा अंत तक देखिएगा बिना किसी स्किप के। ठीक है, वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देती हूँ प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं FLN। ठीक है, आपको करवा चुकी हूँ मैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है NEP 2020 का। FLN यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए इसको कर देते हैं इरेज और आज हम डिस्कस कर लेते हैं RTE 2009। तो देखिए, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 में आया। ठीक है, RTE की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। आया समझ? और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि 1 साल बाद लागू हुआ। आया था 2009 में, लेकिन लागू हुआ, डेट आप याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। ठीक है, RTE, लेकिन अब लागू है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे तो पेपर में लिख सकेंगे। इसमें एज ग्रुप रखा गया 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, यानी उनसे कोई भी फीस वसूली ना जाए। और अनिवार्य शिक्षा यानी कि उनके लिए जो आवश्यक है शिक्षा वो उनको दी जाए बिल्कुल मुफ्त। और 6 से 18 वर्ष के बच्चे कौन से थे इसमें? डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए जो एज ग्रुप रखा गया वो था 6 से 18। ठीक है, और जो नॉर्मल चाइल्ड थे उनका एज ग्रुप इसमें रखा गया किसमें? RTE 2009 में 6 से 14। ये चीज़ इसमें याद रखेंगे आप, आपसे पूछ लेगा 6 से 14 या 6 से 18, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल चाइल्ड के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है, और डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए एज ग्रुप रखा गया 6 से 18 वर्ष। क्लियर हुआ? तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए मैं इस वीडियो पे टारगेट रखती हूँ 50 लाइक्स का। ठीक है, और दूसरे चैनल हमारे BEd टॉपर्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। बात आ जाती है आर्टिकल 21A की, उसमें बात होती है जीवन के अधिकार की, यानी कि मौलिक अधिकार की। आर्टिकल 45 में अगर देखें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? DPSP। अब ये DPSP क्या है? डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 21A और 45 ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य को अधिकार दिया गया कि 10 वर्षों के भीतर RTE को लागू करें। ठीक है, 10 वर्ष के भीतर RTE को लागू करें हर एक स्टेट इंडिया का। तो दोनों को याद रखेंगे आप, 21A को और आर्टिकल 45 को। आगे बढ़े। और 86वें यानी कि 86 संविधान संशोधन के दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह, आपको पता होना चाहिए। और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल 2010 के दौरान। ठीक है, RTE अपनाने वाली 135वीं कंट्री बना भारत। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। और पहली कंट्री कौन थी जिसने RTE को अपनाया था, राइट टू एजुकेशन को अपनाया था? वो थी नॉर्वे। आगे इसमें लिखा है RTE में कुल 7 चैप्टर हैं। ठीक है, और धाराएं कितनी हैं? 38। याद रखेंगे, 7 चैप्टर्स को 38 धाराओं में बांटा गया है। लेकिन आज जो है ये 38 की जगह कितनी है? 39। नोट्स है बहुत अच्छे हैं, फिर से आपको दिखा देती हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ये आया 2009 में। एज ग्रुप इसमें रखा गया नॉर्मल चाइल्ड के लिए 6 से 14 वर्ष और डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए रखा गया 6 से 18 वर्ष। आर्टिकल 21 से जीवन के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 45 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, जो कि ये कहते हैं कि RTE को 10 वर्षों के भीतर लागू किया जाए। 86वें संविधान संशोधन के दौरान मनमोहन सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। 135वीं कंट्री बना भारत इसको अपनाने वाला। पहली कंट्री थी नॉर्वे। RTE में कुल 7 चैप्टर हैं और 38 धाराएं थी, लेकिन आज प्रेजेंट में ये 39 हो चुकी हैं। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से सेक्शन में, कौन से चैप्टर में कौन सी धारा है और हर एक धारा किस चीज़ से संबंधित है। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। फिर भी आपको नहीं समझ में आए, कोई डाउट रह जाए तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, वो है प्रस्तावना। तो इसमें 2 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर 1 में। पहला है सेक्शन 1, दूसरा है सेक्शन 2।
तो पहला सेक्शन कहता है कि RTE गवर्नमेंट स्कूल में लागू होगा लेकिन धार्मिक संस्थाओं में लागू नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे आप साथ के साथ तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये। और सेकंड सेक्शन कहता है कि इसमें सभी प्रकार की परिभाषाओं का उल्लेख था, जैसे EWS क्या है, SMC क्या है, लोकल बॉडी क्या है, इन सब की परिभाषाएं शामिल थी। ठीक है, चलिए फिर से बता देती हूँ। सेक्शन ए में बताया गया ये लागू होगा केवल गवर्नमेंट संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में नहीं होगा। और सेक्शन 2 में सारी परिभाषाएं आ गई। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 3 कहता है, एज ग्रुप बताता है, ठीक है, कि इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को रखा जाए। डिसेबल्ड चाइल्ड की एज हमने डिस्कस की थी 6 से 18 वर्ष। चलिए अब आपको दिखा देते हैं RTE का सेक्शन 4 क्या कहता है। पूर्ण शिक्षा दी जाए बच्चे को, कंप्लीट एजुकेशन, और हर एक बच्चे का नामांकन ज़रूरी हो, एडमिशन ज़रूरी होना चाहिए और एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता है। ये बात होती है किसमें, सेक्शन नंबर 4 में। सभी सेक्शन का सुनेंगे ध्यान से। सेक्शन नंबर 5 कहता है कि बच्चे को TC तुरंत देनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक बच्चा एडमिशन दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो उसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो टीचर वो देने से मना नहीं कर सकते। चलिए फिर से आपको रिवाइज़ करा दूं ताकि आप भूलें ना। पहला सेक्शन कहता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में इसको लागू किया जाए, धार्मिक स्कूलों में नहीं। सेकंड सेक्शन में सारी परिभाषाएं आ गई थी। सेक्शन नंबर 3 में एज ग्रुप का डिस्कशन हो रहा था और सेक्शन नंबर 4 में बताया गया कि सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, सबका एडमिशन हो, नामांकन ज़रूरी हो। और सेक्शन नंबर 5 कहता है बच्चे को तुरंत से TC दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, RTE के चैप्टर नंबर 3 पर, जिसमें कि आती हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़। ठीक है, इनके लिए जितने भी निर्देश दिए गए थे सबका वर्णन इसमें किया गया है और इसमें 6 से 14 सेक्शन शामिल है चैप्टर नंबर 3 में। आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और साथ में कमेंट में मुझे बता देना आप कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। FLN वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है। और CTET का एग्ज़ाम भी है अब बहुत जल्द 20 तारीख को, तो उन स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 कहता है चैप्टर नंबर 3 का, 3 साल के अंदर स्कूल बनवाए जाएं जहां पर नहीं है और हर 3 किलोमीटर की दूरी पर बनवाए जाएं। ठीक है, 2 बातें इसमें आ गई, 3 साल के अंदर अंदर बनवाए जाएं और हर 3 किलोमीटर की दूरी पर बनवाए जाएं। आया समझ। सेक्शन नंबर 7 कहता है खर्चे में सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी। सेंट्रल का प्रतिशत रहता है 60 और स्टेट यानी राज्यों का प्रतिशत रहता है खर्चे के लिए 40। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर सेंटर का जो प्रतिशत रहता है खर्चे का वो रहता है 90% और स्टेट का केवल 10%। तो ये एक अपवाद आपको देखने को मिलता है सेक्शन 7 के अंतर्गत। ठीक है, खर्चे की बात हो गई यहाँ पर सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 क्या कहता है पढ़ेंगे। गवर्नमेंट लोकल स्टेट सेंटर की ड्यूटीज़ का जिक्र है इसमें। ठीक है, आगे है इसमें सेक्शन नंबर 9 लोकल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ का जिक्र है इसमें, यानी कि MCD और नगर पालिका। यानी कि देखिए फिर से बता देती हूँ 8 और 9 में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 8 में जितने भी स्टेट हैं उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनका जिक्र है, लेकिन सेक्शन नंबर 9 में चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में चली गई, जैसे MCD है, ठीक है, और भी जिला स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं उनकी ड्यूटीज़ का जिक्र करता है सेक्शन नंबर 9। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 की। तो सेक्शन 10 कहता है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को शिक्षा से दूर ना रखें। आया समझ। सेक्शन नंबर 11 कहता है आंगनवाड़ी का उल्लेख है सेक्शन 11 में, हर घर आंगनवाड़ी खोली जाए या खोल सकते हैं, ऐसा कहता है। चलिए फिर से आपको रिवाइज़ करा दूं ताकि आप भूलें ना, इसलिए मैं बार बार लेकर जा रही हूँ। सेक्शन नंबर 1 कहता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट संस्थाओं में से लागू किया जाना चाहिए। सेक्शन 2 में सारी परिभाषाएं थी। 3rd में एज ग्रुप था। 4th में कहा गया था कि हर बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। और सेक्शन 5 कहता है TC तुरंत देनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 6 कहता है हर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल बनवाया जाए जहाँ पर नहीं है और हर 3 साल के अंतर्गत बनवाया जाए, यानी कि RTE लागू होने के 3 साल के अंदर अंदर स्कूल होना चाहिए, बन जाना चाहिए।
जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर। सेक्शन 7 में खर्चे की बात हो गई, सेंटर का कितना है, स्टेट का कितना है। सेक्शन नंबर 8 बात कर रहा था जितने भी इंडिया के स्टेट हैं उनकी ड्यूटीज़ का जिक्र है इसमें। सेक्शन नंबर 9 में एमसीडी वगैरह जितने भी ये क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं हैं उनकी ड्यूटीज़ का जिक्र है। सेक्शन 10 पेरेंट्स से रिलेटेड है कि वो बच्चों को एजुकेट करें। सेक्शन 11 कहता है कि हर घर में आंगनवाड़ी खोली जा सकती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर है आरटीई का, ठीक है, क्योंकि इसमें 12 से लेकर 28 तक सेक्शन है। अब सेक्शन नंबर 12 कहता है ईडब्ल्यूएस कोटे की बात करता है, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करता है। पहली से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा ये कोटा, 8वीं क्लास के बाद नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में ईडब्ल्यूएस का पैसा आता है, तो उसी की बात हो रही है। 8वीं क्लास के बाद वो नहीं मिलता, याद रखेंगे। ये बात करता है सेक्शन नंबर 12। 13 की बात करेंगे। देखिए धीरे धीरे चल रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बना रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेक्शन नंबर 13 कहता है नो एनी टेस्ट फॉर एडमिशन। दाखिले के लिए कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा स्कूल में दाखिले के लिए, ठीक है, कोई फ़ीस और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये बात करता है आरटीई का सेक्शन नंबर 13। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 14 की। अगर एज सर्टिफिकेट नहीं है तब भी एडमिशन देना पड़ेगा बच्चे को, तो मतलब बच्चे के फेवर में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर। सेक्शन नंबर 15 कहता है 30 सितंबर के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब 30 सितंबर आने वाला है, उसके बाद बच्चों का स्कूलों में एडमिशन नहीं होता। फिर कब होता है? अगले सेशन के लिए अप्रैल में एडमिशन होता है। तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 16 में लिखा है 8 तक सभी बच्चों के पास नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि सभी बच्चों को पास किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, इसमें संशोधन किया गया है, आपको पता होना चाहिए क्या बदलाव है। देखिए 2019 में इसे चेंज करके बदल दिया गया, ठीक है, यानी कि डिटेंशन पॉलिसी बना दिया गया। आखिर तक बच्चे का असेसमेंट किया जाए, कमज़ोर होने पर उसे फेल भी किया जा सकता है। ये बात आई यहाँ पर, मतलब टीचर जो है बार बार ट्राई करेगा, उसे टेस्ट लेगा कि वो नेक्स्ट क्लास में उसको प्रमोट कर सके, लेकिन फिर भी नहीं बात बन रही है तो बच्चे को पास नहीं किया जाएगा अब, ठीक है, उसको फेल किया जा सकता है। तो ये परिवर्तन कब आया? सेक्शन 16 में, 2019 में। सेक्शन नंबर 17 कहता है आरटीई का नहीं खतरा, 17 नहीं खतरा, याद रखेंगे, मतलब कोई भी फिज़िकल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी स्टूडेंट्स को, ये कहता है सेक्शन नंबर 17। 18 नंबर सेक्शन जो रिलेटेड है वो है किसी भी स्कूल को ओपन करने के लिए उसे मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है। सेक्शन नंबर 19 कहता है इसमें स्कूल्स के लिए नियम और नीतियाँ तैयार किए गए हैं। सेक्शन 19 में आप देखेंगे कि स्कूल के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सब का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जितने भी नॉर्म्स बनाए गए हैं उन सब का उल्लेख कहाँ पर है? सेक्शन नंबर 19 में। इसके बाद है यहाँ पर सेक्शन नंबर 20, इसमें सरकार को पावर दी गई कि वह इसमें संशोधन कर सके। अब आरटीई में मैंने बताया आपको 2019 में नो डिटेंशन पॉलिसी को डिटेंशन पॉलिसी में बदल दिया गया। तो ये बदलाव किसने किया? सरकार करती है बदलाव। और सेक्शन नंबर 20 इसी बात की ओर संकेत करता है कि सरकार को पावर दी गई है कि वह आरटीई में संशोधन यानी बदलाव कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 21 की। तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये अपर प्राइमरी के लिए बना। स्कूल में जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है ना, उसमें पेरेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और कुछ स्टूडेंट भी शामिल होते हैं जो कि स्कूल को पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं। स्कूल की जो प्रगति है, उन्नति है, उसका विशेष ध्यान रखते हैं। जो जो कमियां आ रही होती हैं उनको पाटने का काम करते हैं। चलिए आगे चलें। मैं फिर से आपको बता देती हूँ फटाफट ताकि आप भूलें नहीं। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, यानी कि जो सबसे बड़ा चैप्टर है उसके बारे में फटाफट से आपको बता देती हूँ। सेक्शन 12 कहता है ईडब्ल्यूएस का कोटा। सेक्शन नंबर 13 कहता है कोई भी टेस्ट ना ही लिया जाएगा, ना ही कोई पैसा और फीस ली जाएगी। सेक्शन 14 कहता है सर्टिफिकेट ना हो, एज सर्टिफिकेट तो भी एडमिशन दो। सेक्शन नंबर 15 कहता है कि 30 सितंबर के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, अगले साल अप्रैल में होगा। फिर सेक्शन नंबर 16 कहता है बच्चों को
फेल किया जा सकता है। ठीक है। सेक्शन नंबर 17 कहता है 17 यानी कि कोई खतरा नहीं, नो पनिशमेंट। सेक्शन 18 कहता है कि कोई भी स्कूल खोला जाएगा तो उसे मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है। सेक्शन नंबर 19 में सारे नियम कानून बता दिए गए एक स्कूल को चलाने के लिए। सेक्शन नंबर 20 में सरकार को पावर दे दी गई किसकी, संशोधन करने की। सेक्शन नंबर 21 एसएमसी से रिलेटेड था। और अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 की। सेक्शन नंबर 22 यानी कि एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, ये सीनियर सेकेंडरी के लिए बनाया गया। ठीक है, बड़ी क्लासेस के लिए बनाया गया था, उसी की बात होती है सेक्शन नंबर 22 में। आरटी का सेक्शन नंबर 23 कहता है कि अध्यापक की जो योग्यताएं हैं वो ये होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक पोस्ट के लिए कुछ अलग ही एलिजिबिलिटी होती है, तो उन सब की बातें कहाँ पर की गई हैं, आरटीई के सेक्शन नंबर 23 में। ठीक है, यहाँ से देखते हुए चलेंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 24 की। अध्यापक की क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, उन सभी का जिक्र मिलता है आपको सेक्शन नंबर 24 में। 25 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 25। इसमें स्टूडेंट और टीचर का रेशो बता रखा है। प्राइमरी लेवल पे 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, और अपर प्राइमरी लेवल पे 35 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट 200 से ज़्यादा हों तो एक टीचर लगेगा 40 बच्चों पर। अब एक और चीज़ आपको बता देते हैं यहाँ से, अगर 91 स्टूडेंट है किसी क्लास में, ठीक है, तो उसके लिए यानी कि उसके लिए 3 टीचर नहीं, उसके लिए 4 टीचर चाहिए होंगे। अगर एक स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा होता है तो भी एक नया टीचर लगेगा। यहाँ से समझ लेंगे इसको पढ़ के, फिर से दिखा देती हूँ। देखिए 30 बच्चों की बात हो रही है, 30 बच्चों के लिए 3 टीचर, तो 90 हो गया। ठीक है, 90 स्टूडेंट हो गए। लेकिन अगर 90 की जगह 91 भी, एक भी ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर 3 की जगह कितने टीचर लगेंगे, 4। याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे आरटीई बताता है वर्किंग डेज़ के बारे में। प्राइमरी क्लासेस के लिए जो टोटल वर्किंग डेज़ हैं वो होने चाहिए 200 मिनिमम, कम से कम। अपर प्राइमरी पर ये बात करता है 220 दिन की, यानी कि 20 दिन ज़्यादा। ठीक है, प्राइमरी से पूरे साल में। और यहाँ पर अगर घंटे की बात हो तो 800 घंटे हैं, जबकि अपर प्राइमरी में है 1000 घंटे। आया समझ। फिर टीचर पर वीक में कितने घंटे पढ़ाएगा, 45 घंटे पढ़ाएगा। किसके अनुसार, आरटीई के अनुसार। चलिए फटाफट से आपको दिखा देती हूँ इसका सेक्शन नंबर 29। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है मातृभाषा में देनी चाहिए। सेक्शन नंबर 26 कहता है कि स्कूल में 10% से ज़्यादा सीटें खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेक्शन नंबर 27 कहता है अगर टीचर खाली है तो उसको जनसंख्या, आपदा या इलेक्शन ड्यूटी में लगाओ। ठीक है। सेक्शन नंबर 28 कहता है कि कोई भी टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा, गवर्नमेंट टीचर। ठीक है। और सेक्शन नंबर 30 कहता है हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होगा। ये टीचर का कार्य है कि वह उसका रिज़ल्ट बनाकर दें। आरटीई 2009 की वकालत करता है, यानी कि आरटीई 2009 जो है ना वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके बाद है टीचर्स को पल्स पोलियो प्रोग्राम में नहीं लगाया जा सकता। अपवाद है यहाँ पर 14 वर्ष के बाद बच्चों की जो शिक्षा है वो चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें सिर्फ 14 साल के बच्चों को ही कवर किया गया है ना। जैसे 14 साल की उम्र तक के बच्चों को ही इसमें लिया गया है आरटीई 2009 में। तो भाई 14 साल के बाद के जो बच्चे हैं, ठीक है, 14 साल से आगे के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। इसके बाद है यहाँ पर एसएमसी में महिलाएं कितनी होनी चाहिए, 50%। अब 2022 में आरटीई 2009 में एक नया संशोधन हुआ है। वो क्या संशोधन है देख लेते हैं। स्टूडेंट और टीचर का रेशो बताया गया है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 30 बच्चों पे एक शिक्षक। लेकिन स्पेशल एजुकेशन में क्या होगा, 10 बच्चों पे एक शिक्षक होगा। स्पेशल एजुकेशन समझते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है, ऐसे बच्चों के लिए 10 बच्चों पे एक टीचर होना आवश्यक है प्राइमरी लेवल पे। वहीं बात की जाए अपर प्राइमरी क्लासेस की तो 15 बच्चों पे एक टीचर होना आवश्यक है। समझ आया। तो ये था आरटीई 2009। फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ, यहाँ से शुरू हुआ था ये। ठीक है, ये सारा ही बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है।
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, कब ये लागू हुआ, कब ये आया, कहाँ लागू हुआ, कहाँ नहीं हुआ, इसमें एज ग्रुप क्या क्या रखे गए थे, आप देख सकते हैं। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, एक एक सेक्शन आपको बताया है, आर्टिकल बताए हैं। ठीक है, इस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री था, कौन नहीं था, भारत इसको अपनाने वाला कौन सा देश बना, कौन से नंबर का देश बना, सबसे पहले किसने अपनाया। कुल 7 चैप्टर थे इसमें, पूरी 38 धाराएं थी इसमें, जो कि आज 39 हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं आरटीई के, उन सब के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 6 से लेकर 11 तक के सभी सेक्शन मैंने आपको दिखा दिए। फिर से दिखा देती हूँ, देखिए। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। ये देखिए, सेक्शन नंबर 12 से 28 ये आते हैं सारे चैप्टर नंबर 4 में। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब सारे ही सेक्शन ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए, वर्किंग डेज़ हमने समझ लिए। तो आप देखिए कितना सारा मतलब अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं और भी टॉपिक्स पर मैं ऐसे वीडियोस बना के लाऊं, तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिसका नाम है B.Ed टॉपर्स। और इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करके रखना ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके हर एक टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। FLN का वीडियो देख लेना, फिर से आपको याद दिला रही हूँ। अगली वीडियोज़ में हम करेंगे परख, सफल, सार्थक। ठीक है, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी। बस आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।